अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग मैं समझता हूँ सुबह से जो है न्यूज़ के पीछे काफ़ी बिज़ी हैं, ये जानने के लिए कि भाई ये आर्टिकल 370 है क्या, ये आर्टिकल 35A है क्या। और अक्सर जो लोग हैं मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि भाई है क्या ये आर्टिकल 370 और 35, इसके ऊपर जो अभी इतनी चर्चा मीडिया में चल रही है और जो है कश्मीर को लेके जो यानी कि जो डिस्कशन चल रहा है, जो बहस चल रही है, और फिर जो है ना ये आर्टिकल 370 और 35A को अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके पीछे पूरा मामला है क्या। तो मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। इसको अगर आपको तफसील से जानना है, डिटेल में अगर आपको जानना है, तो YouTube के ऊपर जो है काफ़ी लेक्चर्स है, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, पौन पौन घंटे के लेक्चर्स है। आप लोग ये लेक्चर्स देख के, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, आप इन आर्टिकल्स को पढ़ के भी जो है आप जान सकते हैं कि भाई ये आर्टिकल 370 और 35A है क्या। अब मैं आपको मोटे मोटे अंदाज में बिल्कुल यानी कि एक आम फहम में मैं आपको बताता हूँ, आम लोगों के अंदाज में मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 370 और 35A है क्या और इसका कश्मीर से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हल्की सी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद दो ऐसे बहुत सारे, दो नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे जो है स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि यहाँ पे राजा महाराजा और बादशाहत मोनार्की यहाँ पे थी, जिसमें कश्मीर भी एक था जहाँ पे महाराजा हरी सिंह था, और हैदराबाद था जहाँ पे निज़ाम सरकार थे। तो निज़ाम सरकार से यानी कि निज़ाम सरकार ने फाइनली सरेंडर किया हैदराबाद को, और सरेंडर करने के बहुत जाने गई, बहुत लोग मरे, उसके बाद जो है सरेंडर कर दिया गया और फिर इंडिया के अंदर जो है वो जम हो गया, यानी कि यूनाइट हो गया। अब रहा कश्मीर का मसला। तो कश्मीर में राजा हरी सिंह था। तो राजा हरी सिंह ने क्या किया कि जब पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीर के अंदर आई थी, तो उस वक्त राजा हरी सिंह ने मदद के तौर पे, हेल्प के तौर पे इंडिया को उसने मदद मांगी, मिलिट्री इंटरवेंशन उसने मांगा। तो चूंकि वो एक प्रिंसली स्टेट था, तो इंडिया ने ये किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट इंडिया और राजा हरी सिंह दोनों ने साइन किया, और इंडिया ने ये कहा कि हम जो है आपको आर्मी देंगे लड़ने के लिए, जो भी है आपकी लैंड को बचाने के लिए हम आर्मी देंगे, मगर उसके बदले में आपको ये साइन करना पड़ेगा। बहरहाल उन लोगों के बीच में जो है ना ये मुआहदा हुआ, ये लीगल डॉक्यूमेंट उन लोगों ने साइन किया। अब वहाँ से क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान में एस्केलेशंस बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि बढ़ गई, दोनों में जंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई, और ये मैटर जो है ना यूएन तक चला गया। तो यूएन ने ये कहा कि पाकिस्तान को वहाँ से निकल जाना चाहिए कश्मीर से, और इंडिया को चाहिए कि उसके जो फोर्सेस है उसको मिनिमाइज कर दे, यानी कि चूंकि दोनों के बीच में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन हुआ था दोनों के दरमियान में, तो लिहाजा इंडिया की फोर्सेस वहाँ पे रहेंगी मगर कम तादाद में रहेंगी। बहरहाल ये चीज़ वहाँ तक थी। अब इंडिया के जो कानून हैं, आर्टिकल्स हैं या कानून हैं, एक्ट्स हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे हाल ही में जो GST आया था, ऐसे बहुत सारे जो कानून इंडिया लाता है, तो ये सीधा डायरेक्ट जो है कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये आप जहन में रख लीजिए कि सीधा डायरेक्ट जो है ये कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि बीच में एक लेयर थी, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, और बीच में जो है ये लेयर है, ये है आर्टिकल 370। समझ में आ गई बात आप लोगों को कि आर्टिकल 370 जो है ना ये बीच में एक लेयर है जो इस चीज़ को फिल्टर करती है, या फिर यहाँ पे जो है ना डिस्कशन होता है कि जो है इसको पास करना है कि पास नहीं करना है। यानी कि ये एक ऐसी कमेटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कश्मीरियों के दरमियान में ये एक ऐसा फिल्टर था, एक ऐसी कमेटी थी जो रेटिफाई या फिर जो वेरीफाई करती थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है या एक्ट्स है, उस चीज़ को वो लोग डिस्कस करते थे, उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करते थे। जब यूएन में ये मैटर गया तो यूएन ने ये कहा कि कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है, आर्टिकल 370 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल अंदाज में, मोटे मोटे अंदाज में, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, सिंपल अंदाज में आर्टिकल 370 बस इतना है कि इंडिया का जो लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है कश्मीर में, वो डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि बीच में ये एक लेयर थी, एक फिल्टर था, जहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे और कश्मीरियों की राय जानने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। अब आर्टिकल 35A क्या है? ये तो आर्टिकल 370 का हो गया, समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल। यानी कि मोटे अंदाज में यही है कि बीच में एक चीज़ थी, बस इसको अब निकाल दिया गया है।
यानी कि अब इसको ख़त्म कर दिया गया। और ये कैसे ख़त्म होगा, ये प्रेसिडेंट के, यानी कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है। तो अभी बस इस चीज़ में है कि अप्रूवल, यानी कि प्रेसिडेंट को अभी बस उसके ऊपर साइन करना है। अब दूसरा जो है वो आर्टिकल 35A है। आर्टिकल 35A क्या है कि जो कश्मीर में जो ज़मीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि ज़मीन वगैरह है, वहाँ के जॉब्स है, वहाँ के बच्चों के लिए कॉलेजों में जो स्कॉलरशिप्स है, और इसी तरीके से जो है स्पेशल प्रिविलेजेस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे। ये आर्टिकल 35A था। तो आपको मैं मिसाल देता हूँ रुबात की, ठीक है, रुबात की। मक्के में जो रुबात है, जो बिल्डिंग है रुबात की, आप अगर मक्का उमरा वगैरह करने के लिए जाते हैं तो आप रुबात में रुक सकते हैं, मगर रुबात में रुकने के लिए कंडीशन ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप निज़ाम के स्टेट से हैं। अब हमारा केस ऐसा है कि हम निज़ाम के स्टेट से हैं, तो तेलंगाना से हम लोग क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट बताते हैं कि भाई हमारा जो है तेलंगाना से ताल्लुक़ है और निज़ाम के स्टेट से हमारा ताल्लुक़ है। इसी तरीके से औरंगाबाद, बिदर के भी लोग जो है ये बताते हैं। जब ये बताते हैं आप, तो आपको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है। तो रुबात में आप फ्री वहाँ पर रह सकते हैं, मक्के में। तो इसी तरीके से कश्मीरियों को भी ये स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल स्टेटस था कि वहाँ के जो जॉब्स है और वहाँ के जो ज़मीन है, वहाँ की प्रॉपर्टियाँ हैं और वहाँ की जितनी जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ वो कश्मीरियों के लिए है। इसी तरीके से वोटिंग है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहीं जाके रह जाऊँ, फिर अगर मुझे वोट डालना होगा तो मैं वहाँ पे वोट डाल सकता हूँ। कश्मीर में ऐसा नहीं है, कश्मीर में वोटिंग सिर्फ कश्मीरी कर सकते हैं। बहरहाल अब ये जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये दोनों अभी जो है अबॉलिश कर दिए गए हैं। अब मसला ये है कि जो लोग इसकी मुखालिफत में हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक ब्रिज था, एक कड़ी थी, एक चेन थी इंडिया और कश्मीर के दरमियान में। अब ये कड़ी टूट गई है, तो हो सकता है कि इंसर्जेंसी बढ़ जाए, हो सकता है कश्मीरियों के अंदर नफरत बढ़ जाए, हो सकता है कि भाई इंडिया और कश्मीर के दरमियान में और कशीदगी और जो है उनके दरमियान में जो है लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाए। हो सकता है ऐसा, जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। अब जो लोग इसकी तायद में हैं, बीजेपी के अपोजिशन वाले, यानी कि अरविंद केजरीवाल, ध्रुव राठी, ऐसे लोग भी तायद में ट्वीट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये लाने से फ़ायदा होगा कश्मीरियों का, कश्मीरियों को इंडिया से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा, वहाँ पे कंपनियाँ आएंगी, वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों में प्रोग्रेस आएगा। अब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है, जो लोग मुखालिफत में हैं उनका ये कहना है। जो लोग मुखालिफत में हैं उनका यही कहना है कि भाई ये जो है पुरानी चीज़ है और जो है इंडिया के और हमारे दरमियान में बस ये चीज़ ये कड़ी के जैसा था आर्टिकल 370, इसको निकालने से बहुत सारे जो है गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इनका ऐसा कहना है, ये इनका ऐसा कहना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मोटे मोटे अंदाज में ये समझ में आ गया है कि आर्टिकल 370 क्या है और आर्टिकल 35A क्या है। दोबारा मैं बोलता हूं, आर्टिकल 370 एक लेयर, एक कमेटी, एक फिल्टर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले कश्मीर में। ये कमेटी जो है रेटिफाई और वेरीफाई करती थी लॉस को। और जो दूसरा है आर्टिकल 35A, वो सिर्फ कश्मीरी जो है वहाँ पे ज़मीन वगैरह ले सकते हैं। अब ये दो चीज़ें भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बहरहाल एक आम इंसान होने के नाते, हाँ एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल 370 है ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि आर्टिकल 372, 371 और मुख्तलिफ इस तरह 371E, A, इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में भी ये लागू होता है। यानी कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून पास करने से पहले वहाँ के ट्राइबल्स जो होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनसे पहले कंसेंट लिया जाता है। फिर वो कमेटी जो होती है वो जो है उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि ये मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों के लिए भी है। मगर अब बात यह है कि अभी तो सिर्फ ये सिर्फ कश्मीर के लिए किया गया है, दूसरी जगह के लिए नहीं किया गया। तो अब आम लोग होने के नाते, आम इंसान होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? यानी कि आप और मैं पॉलिटिशियन भी नहीं है, आप और मैं जो है ऐसा कुछ बड़ा इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। तो आप और मैं कर क्या सकते हैं? देखिए, आप और मैं बस ये उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि भाई इस बड़े डिसीजन में मासूम लोगों की जाने ना जाए, दो तरफ से। यानी कि एक तरफ वहाँ पे इंडियन आर्मी भी है, तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जैसा पुलवामा का हुआ और 40 जो है इंडिया के आर्मी के लोग जो है उसमें मारे गए। ऐसा भी ना हो जाए
कि आर्मी के जो लोग हैं उनकी जानें चली जाए, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ा एसेट होता है कंट्री का, और आर्मी के जो लोग होते हैं उसके ऊपर कंट्री का बहुत बड़ा बजट भी लगता है। तो ऐसा ना हो कि इनकी जाने जाए, और ऐसा ना हो कि जो है कश्मीरियों की जाने जाए। अलमुहिम एक आम इंसान होने के नाते हमको दुआ ये करना है कि अमन वहाँ पे बरकरार रहे, और वहाँ पे जो है अमन की फ़िज़ा बनी रहे, और किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ होने से अल्लाह महफूज रखे वहाँ पे। दो तरफ भी मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, जो भी हो, एक आम निर्दोष और एक इनोसेंट जान नहीं जानी चाहिए किसी भी चीज़ में। एक आम इंसान को इसकी उम्मीद रख के दुआ करनी चाहिए कि किसी भी किस्म का माहौल ख़राब ना हो। अभी देखिए बहुत सारे कश्मीरी हज पे गए हुए हैं, अभी ईद का भी माहौल है। अब देखिए किस तरह की फ़िज़ा वहाँ पे बनी हुई है, लोग परेशान हैं बहुत। अल्लाह करे कि इनकी परेशानी दूर हो जाए, और जो भी मसला है अल्लाह करे कि बिल्कुल आसानी के साथ सॉर्ट आउट हो जाए। अब हम यही एक आम इंसान होने के नाते, एक आम इंडियन सिटीज़न होने के नाते बस यही हम उम्मीद कर सकते हैं, यही हम दुआ कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का आप शिकार ना बने। देखिए आज का दौर ऐसा है कि लोग आपको गलत आपका इस्तेमाल कर लेंगे, आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पॉलिटिशियंस और ये जो लोग होते हैं ये आपके इमोशंस और भावनाओं का बहुत गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, और आपकी इस्तिताअत जितनी है, और अल्लाह ने भी कुरान में कहा है ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह उस जान पर उतना बोझ नहीं डालता जितनी उसकी इस्तिताअत नहीं है। तो हमारी जितनी इस्तिताअत है, हम जितना कर सकते हैं, हम जितना बोल सकते हैं, हम जितनी दुआ कर सकते हैं, हम जितने वेलविश कर सकते हैं, हमको उतना ही सवाल होगा। उसके बियॉन्ड अगर आप जाकर अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको लोग इस्तेमाल कर लेंगे, और आपका इस्तेमाल ऐसे हो जाएगा कि उसका गलत असर आपके सोसाइटी पे, आपके फैमिली पे, आपके पूरे करियर पे, और आपके माँ बाप पे, सब पे उसका जो है असर पड़ेगा। बस आप लोग जो है हिम्मत से काम करिए, और जो है जज्बात से काम ना लें। मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।